नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक फैसिलिटीज टू एनआरआई, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनको किस प्रकार की फैसिलिटीज इंडिया में मिलती हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, यानी कि कौन कौन सी चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करता है जहां पर वो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो भारत के निवासी नहीं है, नॉन रेजिडेंट हैं, सिटीजनशिप भारत के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन हो, फॉरेन नेशनल्स भी, ठीक है, वो भी उसी में काउंट होते हैं। तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, और ये सीरीज चल रही है आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जहां पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर फटाफट। ठीक है, समझिएगा। देखो अगेन, जितने भी एनआरआईज हैं वो इंडिया में फ्रीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्रीली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शेयर्स और सिक्योरिटीज में, किसी भी प्रकार के शेयर्स या सिक्योरिटीज हैं जिसमें वो फ्रीली निवेश कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और किस बेसिस पर? रीपैट्रिएशन और नॉन रीपैट्रिएशन। अब ये बात अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, रीपैट्रिएशन बेसिस क्या होता है और नॉन रीपैट्रिएशन। रीपैट्रिएशन का मतलब होता है आप नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो तो किसी दूसरे देश में रह रहे होगे, तो जो पैसा आप इंडिया में लगाओगे क्या वो अपने देश लेके जा सकते हो? अगर लेके जा सकते हो तो इसको बोलते हैं रीपैट्रिएशन, यानी कि वापस अपने देश। रीपैट्रिएशन, पैट्रियट से बनाए देशभक्ति, उससे वही पैट्रियट, तो रीपैट्रिएशन, लगाया था पैसा वापस अपने देश लेके चले गए। नॉन रीपैट्रिएशन बेसिस का मतलब वापस लेके नहीं जा सकते हो, कुछ ऐसा समझ लीजिए। अब वापस लेके नहीं जा सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि यहां कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका ऑब्वियसली उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कुछ दुकानों में सिस्टम होता है ना, आप सामान खरीदते हो, एक्सचेंज ऑफर देते हैं लेकिन पैसा वापस नहीं करते हैं। तो एक बार निवेश कर दिया तो उसी दुकान में आप खेलते रहो, आप वापस आओगे, वो पैसा वो एक्सचेंज करोगे कुछ और, लेकिन खरीदना उसी दुकान से पड़ेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन रहती है, और कैश वापस मिल जाता है तो फिर जहां चाहे वहां निवेश करो। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही होता है रीपैट्रिएशन और नॉन रीपैट्रिएशन बेसिस, बट दोनों बेसिस पर आप इंडिया में निवेश कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑफर्ड बाई कंपनीज और अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये अलाउड है कि अगेन रीपैट्रिएशन बेसिस पर, नॉन रीपैट्रिएशन बेसिस पर, दोनों बेसिस पर आप इंडिया में निवेश कर सकते हो, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इन्वेस्टमेंट इन सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का मतलब इंडिया में जो बीएससी एनएससी हैं यहां पर भी डायरेक्टली आप निवेश कर सकते हो। बस अगेन जो रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाई गई है सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और अगेन शेयर्स में निवेश कर सकते हो, सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हो। ठीक है, अगेन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में भी निवेश कर सकते हो, और इनके अलावा भी अगर कोई सिक्योरिटीज हैं तो भी आप वहां पर निवेश कर सकते हो, फ्रीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं तो रीपैट्रिएशन और नॉन रीपैट्रिएशन बेसिस, दो बेसिस हैं। सबसे पहले रीपैट्रिएशन बेसिस की बात कर लेते हैं। अगर शेयर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर में आप निवेश करते हो रीपैट्रिएशन बेसिस पर तो क्या होगा? यस, एनआरआई को अलाउड है। ठीक है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, एनआरआई जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, एज ऑल्सो अ फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर फॉरेन सिटीजन है इंडिया का, फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के हैं बट विदेशी नागरिक हैं, इज परमिटेड टू फ्रीली इन्वेस्ट, परमिटेड है कि वो फ्रीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहां पर? शेयर्स में या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ऑफ इंडियन कंपनी, किसी भी भारतीय कंपनियों के शेयर्स में या कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं? देखो, डिबेंचर डेट का पार्ट होता है। डिबेंचर जब आप किसी कंपनी के खरीदते हैं तो आपको एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है, कुछ ऐसा समझ लीजिए जो बैंक में आप एफडी कराते हैं। ठीक है, तो आपने डिबेंचर खरीदा, आपको निश्चित दर से ब्याज मिलेगा, एक निश्चित समय तक ये ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो आपका दिया हुआ पैसा था, जितने रुपए के आपने डिबेंचर खरीदे थे, उसको इक्विटी यानी कि शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसको कन्वर्टेबल डिबेंचर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंडियन कंपनी, ठीक है, कैरिंग ऑन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हर एक बिजनेस में आप निवेश कर सकते हो, बारिंग अ फ्यू, जहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बार्ड किया गया है, वहां पर भी निवेश कर पाओगे, लेकिन प्रायर अप्रूवल चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मतलब फ्रीली इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट है। आप निवेश करोगे लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, प्रायर अप्रूवल लेकर के तब करोगे। ठीक है, अगर नेसेसरी है तो। दीज इन्वेस्टमेंट में बी मेड ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस या नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। रिपैट्रिएशन गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? इन्वेस्टमेंट कैप्स या सीलिंग।
जो रिपेट्रिएशन है उस पर भी कई बार इन्वेस्टमेंट कैप या सीलिंग लगा दी जाती है कि कितना निवेश कर सकते हो, कितना लेके जा सकते हो। As the company is required to comply with the procedural aspect, कंपनी सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट के लिए कंप्लाई यानी कि कंप्लायंस को मानेगी, सच एज सबमिशन ऑफ नेसेसरी डिटेल्स, जो डिटेल्स चाहिए वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। द एनआरआई इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एनी प्रोसीजरल एस्पेक्ट व्हाट्सओवर। एनआरआई किसी भी प्रकार के प्रोसीजरल एस्पेक्ट को नहीं मानेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब उसके लिए रूल्स नहीं है, कंपनीज के लिए रूल्स बनाए गए हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑन रिपेट्रिएबल बेसिस कैन बी मेड इन शेयर्स, शेयर्स में निवेश कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, सिक्योरिटीज में कर सकते हैं, फ्रॉम द फंड्स ब्रॉट अब्रॉड, विदेश से जो फंड लाया गया है उससे, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज, ठीक है, अगेन जो पैसा लाया गया वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज के रूप में लाया गया है, या बाई डेबिट टू एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट। डेबिट किसका है, एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट को डेबिट करके लाया गया है, ठीक है, तो आप निवेश कर सकते हो। जनरल परमिशन हैज बीन ग्रांटेड अंडर द रेगुलेशंस, जनरल परमिशन दी हुई है रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा, जनरल परमिशन इनको मिली हुई है, यानी कि इन्हीं परमिशंस के अंतर्गत आप निवेश कर सकते हो, ठीक है। टू एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया टू परचेज इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में इतना ही डिफरेंस होता है, बस दोनों ही शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलती है, और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, किसी इंडियन कंपनी के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड इंडस्ट्री कंपनी इन्वेस्टमेंट कैप्स एज स्टिपुलेटेड, यानी कि जो भी कंडीशंस हैं वो माननी पड़ेंगी, ठीक है। इंडस्ट्री कंपनी इन्वेस्टमेंट जितना अलाउड है, कैप्स जो हैं यानी कि कितना कैपिंग है, 50%, 5%, 10%, जितना अलाउड होगा उतना आप निवेश कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट कैप्स को फॉलो करना है। However, investment in shares and securities by NRIs have been further classified under following categories. इन कैटेगरीज में एनआरआई के द्वारा जो निवेश किया जाता है वो क्लासिफाई होता है। पहला है इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो एफडीआई के तहत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो रूल है उसके तहत निवेश कर सकता है वो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके तहत एफपीआई बन के निवेश कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है सिक्योरिटीज को नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस, यानी कि वो अपने देश वापस लेकर के नहीं जाएगा। आज एनआरआई है, कल वो क्या है, रेजिडेंट बन जाएगा, भारत में ही रहने लगेगा क्योंकि नागरिक तो भारत का है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, शेयर्स अगेन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर, शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को छोड़ करके अगर कोई और भी सिक्योरिटीज है उनको भी वो परचेज और सेल कर सकता है। बस गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती है ना उसके अंतर्गत जो चीजें लॉन्च होती हैं उसमें निवेश नहीं कर सकता। जैसे अगेन याद रखिएगा, ठीक है, जैसे अगेन सुकन्या समृद्धि योजना है बच्चों के लिए, तो अगेन एनआरआई का कोई चाइल्ड है उसको वो नहीं दिला सकता, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें नहीं निवेश कर सकता। इस तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत जो इन्वेस्टमेंट होता है उनको छोड़ करके, ठीक है। अब अगेन ये तो हो गया, शेयर्स में निवेश कर सकता है, डिबेंचर में निवेश कर सकता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, अदर देन शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कोई और सिक्योरिटीज है तो भी निवेश कर सकता है। अब बात आती है म्यूचुअल फंड्स में या यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई का मतलब ये भी म्यूचुअल फंड ही है, तो किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, यस। जैसे हम और आप लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, एनआरआईज को भी म्यूचुअल फंड्स में परमिटेड है कि ये निवेश कर सकते हैं। और यहां पर भी निवेश दोनों प्रकार से होता है, रिपैट्रिएबल और पैट्रिएबल बेसिस पर, मतलब रिपैट्रिएबल और नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस। फिर बात आती है कंपनी डिपॉजिट्स। कंपनी डिपॉजिट्स जैसे बैंक एफडी लॉन्च करता है ना प्रोडक्ट, बैंक का प्रोडक्ट है एफडी, ऐसे कंपनियां भी कई एफडी टाइप के प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च करती हैं, तो उन कंपनियों की एफडी भी खरीद सकता है, ठीक है। एक कंपनी भी एफडी के जैसे एक निश्चित ब्याज दर आपको ऑफर करती है। तो एनआरआई परमिटेड है किसी कंपनी की डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रिपैट्रिएबल बेसिस, पैसा वापस ले जाने वाले बेसिस पर, प्रोवाइड द डिपॉजिट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। और इस तरीके के डिपॉजिट्स जो हैं उनकी मिनिमम ड्यूरेशन 3 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 3 साल के पहले वाले नहीं होने चाहिए, 3 साल लॉक इन होना चाहिए। जो निवेश करेगा 3 साल तक इंतजार करेगा, या और उतना ही निवेश करेगा जितनी सीलिंग प्रेस्क्राइब्ड है आरबीआई के द्वारा। उस कंपनी को भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की जो छूट दी गई है उसके तहत, और या तो वो इस डिपॉजिट के लिए फ्रेश रिमिटेंस लाएगा अपने देश से, या फिर इंडिया में जो उसका एनआरई या एफसी एनआरबी अकाउंट्स है उससे भी वो पैसे लेकर के निवेश कर सकता है।
अब बात आती है क्या किसी पार्टनरशिप फर्म या प्रोपराइटरशिप कंसर्न में कर सकता है। प्रोपराइटरशिप यानी कि जहां पर सिंगल ऑनर होता है, पार्टनरशिप आप नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, तो इनमें कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन एनआरआई यहां पर निवेश कर सकता है। तो एन एनआरआई इज परमिटेड टू इन्वेस्ट इन अ पार्टनरशिप फर्म और अ प्रोपराइटरशिप बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड। तो पूंजी अंशदान कर सकता है, उसके तहत वो यहां पर निवेश कर पाएगा। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, द कंसर्न इज नॉट इंगेज्ड। बस याद रखिएगा ये जो पार्टनरशिप फर्म या प्रोपराइटरशिप फर्म है, ये एग्रीकल्चरल प्लांटेशन एक्टिविटीज या रियल एस्टेट बिजनेस या इमूवेबल प्रॉपर्टीज में डीलिंग करती हुई नहीं होनी चाहिए, और विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट, इनमें निवेश करके प्रॉफिट अर्न करने के उसमें नहीं होनी चाहिए। द कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी बाई वे ऑफ फ्रेश इनवर्ड रिमिटेंस। इसमें कैपिटल को, जो कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसके लिए भी एक ऑप्शन है कि विदेश से वो पैसा लेके आए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इनवर्ड रिमिटेंस, ठीक है, या फिर इंडिया में जो एनआरई या एफसी एनआरबी अकाउंट है, इसमें जो बैलेंस है, इससे भी वो कर सकता है निवेश। द अमाउंट सो इन्वेस्टेड शैल बी परमिटेड टू बी रिपैट्रिएबल आउट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और जो अमाउंट यहां पर निवेश करेगा उसको वो अपने देश जहां रह रहा है वहां लेके जा सकता है, बशर्ते इंडिया में टैक्सेस जो हैं वो पे करने के बाद में। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल का मतलब है घर, मकान, जमीन, जायदाद, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर रह रहा है तभी तो एनआरआई है, सिटीजन इंडिया का है, ये एक्वायर कर सकता है एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन एग्रीकल्चर। बस एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है, प्लांटेशन प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, और ट्रांसफर द सेम टू एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और ना ही इस प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, जो इंडिया में रह रहा है, या और टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई पर्सन इंडिया के बाहर रह रहा है उसको, हु इज एन इंडियन सिटीजन, जो रह तो बाहर रहा है लेकिन वो भी भारतीय नागरिक है। एनआरआई कैन एक्वायर सच अ प्रॉपर्टी, इस तरीके की प्रॉपर्टी वो एक्वायर करेगा तो आउट ऑफ फंड्स, पैसे कहां से आएंगे, आउट ऑफ फंड्स रिसीव्ड इन इंडिया बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस, दूसरे देश से जहां वो रह रहा है पैसा मंगाना पड़ेगा, फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, किसी भी देश से और पैसे आए हों तो फ्रेश इनवर्ड रिमिटेंस के माध्यम से कर सकता है, या फिर बैलेंसेस हेल्ड इन एनी नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, या फिर उसका बैलेंस इंडिया में जो नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट्स है ना उसमें उसका पैसा होना चाहिए, या फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट जो इंडिया में मेंटेन्ड किए गए हैं। फॉरेन करेंसी अकाउंट होते हैं एनआरई, एफसी, एनआरबी, जो अभी डिस्कस कर रहा था, इसमें जो भी है वो डिस्कस कर सकता है, ध्यान रखिएगा। देन एनआरआई कैन ऑल्सो एक्वायर सच अ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट। अब समझिएगा, कोई गिफ्ट भी एनआरआई को दे सकता है, उसके माध्यम से भी वो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, बशर्ते गिफ्ट जिसने दिया हो वो क्या हो, रेजिडेंट हो इंडिया का, या फिर रेजिडेंट हो आउटसाइड इंडिया का लेकिन सिटीजन हो भारत का, या फिर उस पर्सन से जो भारतीय मूल का हो, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, रह भारत के बाहर रहा हो बट भारतीय मूल का हो, उससे वो गिफ्ट के रूप में भी ऐसी प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकता है, और इनहेरिटेंस के रूप में भी प्राप्त कर सकता है। इनहेरिटेंस का मतलब अगेन जैसे पिता से पुत्र को मिलती है वैसे वाला इनहेरिटेंस, तो एनआरआई इनहेरिटेंस के रूप में भी, लेकिन किससे, अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर रह रहा है, हु हैड, कभी वो कहां रहता था, उसने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था, किसके अंतर्गत, फॉरेन एक्सचेंज लॉ के अंतर्गत, जिस समय उसने एक्वायर किया था, जो लॉज इंडिया में चल रहे थे उन लॉ के अंतर्गत उसने वो प्रॉपर्टी एक्वायर किया था, तो ऐसे व्यक्ति से इनहेरिट के रूप में, ठीक है, इनहेरिट के रूप में, यानी कि समझ लीजिएगा पिताजी भी एनआरआई थे, उन्होंने एक्वायर करी थी प्रॉपर्टी यहां पर, अब इनसे इनहेरिट उनके पुत्र ने एक्वायर कर ली, वो भी एनआरआई है। देन अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो सेल प्रोसीड्स, यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर उसने बेचा है तो वो बेचने के बाद पैसा लेके जा सकता है, लेकिन ऐसी दो ही प्रॉपर्टी को बेच के उसका पूरा पैसा ले जा सकता है। दो से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी को बेच के पैसा ले जाना चाहता है तो अलग रूल्स हैं, लेकिन दो तक परमिटेड हैं चीजें। बैंक्स आर नाउ परमिटेड टू अलाउ रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स आउट ऑफ बैलेंसेस हेल्ड बाय एनआरआई इन देयर नॉन रेजिडेंट अकाउंट अप टू $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। यानी कि ये बात हो रही है एनआरई अकाउंट्स, जो एनआरओ अकाउंट है,
एनआरई एफसी एनआरबी में तो लेके जा सकता है पूरा पैसा, लेकिन एनआरओ अकाउंट जो है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, उसमें वो 1 मिलियन पर डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर ही लेके जा सकता है, वो भी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट पूरा लेके जा सकता है, वो बैलेंस अगर बचा है तो लेके जा सकता है। रिप्रेजेंटिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय देम विदाउट एनी लॉक इन पीरियड, किसी भी लॉक इन पीरियड के बिना, ठीक है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन टैक्सेस। तो ऑब्वियसली जब टैक्स तो यहां पे करना पड़ेगा, आप सेल करोगे, ठीक है, परचेज करोगे तो टैक्स तो आपको देना पड़ता है, वो बात तो आपको करनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है। Then further, a non-resident Indians is also permitted to acquire any commercial or other property. कॉमर्शियल या अदर प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकता है जो उसको अपने बिजनेस के लिए चाहिए, लाइक ब्रांच ऑफिस एक्सेट्रा, एंड विच इज परमिटेड अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि हमारे देश के कानून के तहत वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल, भूटान, मकाऊ, हांगकांग, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, ये रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, ये इंडिया में किसी भी प्रकार की, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक, ठीक है। कोई भी ना एक्वायर कर सकते ना ट्रांसफर कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन ऑन लीज। लीज पर काम कर सकते हैं, लेकिन लीज भी 5 सालों से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर फॉरेन नेशनल्स ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन, फॉरेन नेशनल्स ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन का मतलब हुआ जो विदेशी नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं है लेकिन रह भारत में रह रहे हैं, जैसे एम्बेसी वगैरह में जो लोग रह रहे हैं, इंडिया में यूएस एम्बेसी में जो लोग रह रहे हैं, कनॉट प्लेस, ठीक है, एम्बेसी में काम करते हैं, किराए पे रह रहे हैं, वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन इन 10 देशों से नहीं होने चाहिए, बस वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अगर हाउसिंग लोन लिया है रुपए में, यानी कि इंडिया में कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है और आपने हाउसिंग लोन लिया है रुपयों में ही लेंगे क्योंकि इंडिया में रुपी चलता है, तो रुपी में रेजिड, तो क्या उसके लिए कंडीशंस है, तो याद रखिएगा, बैंक्स में ग्रांट हाउसिंग लोन टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो एनआरआई उनको दे सकते हैं, बाय एक्विजिशन ऑफ, फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, यानी कि रिहायशी रहने के लिए अगर कोई फ्लैट वगैरह आप लेने चाहते हो, आप एनआरआई हो, तो आपको लोन दिया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, क्वांटम ऑफ लोन, मार्जिन मनी, मतलब जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, चाहे पीरियड ऑफ रीपेमेंट हो, चाहे क्वांटम ऑफ लोन हो, ये सब किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सब याद रखिएगा, अकॉर्डिंग किसके होना चाहिए, ये सब जो रेजिडेंट इंडियंस के लिए फैसिलिटीज हैं उसी के बराबर होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं इनके लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अलग क्वांटम ऑफ मनी, अलग पीरियड ऑफ रीपेमेंट, ये नहीं। देन द लोन अमाउंट शैल नॉट बी क्रेडिटेड टू एनआरई एफसी एनआरबी अकाउंट, लोन का अमाउंट सीधे इनके एनआरई या एफसी एनआरबी अकाउंट में नहीं दिया जाएगा। लोन शैल बी, लोन जो है वो फुल्ली सिक्योर्ड होना चाहिए, इक्विटेबल मॉर्टगेज, यानी कि जितने रुपयों का लोन दिया उतने रुपए पूरे की आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर उस प्रॉपर्टी से सिक्योरिटी पूरी नहीं हो रही है तो उस एनआरआई की कोई और प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वो भी आप अपने पास गिरवी के तौर पे रख सकते हो। रीपेमेंट, यानी कि लोन जो वापस करना है उसको कैसे वापस करोगे, तो 3-4 ऑप्शन है, या तो विदेश से पैसा लेकर के आओ, या तो इंडिया में जो एनआरई या एफसी एनआरबी अकाउंट है इससे दे सकते हो, या वो जो रिहायशी इकाई आपने प्राप्त करी है उसको रेंट पे उठा दिया, उसकी रेंटल इनकम से भी आप ईएमआई चुका सकते हो। ये ऑप्शंस हैं। अब प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस क्या हैं एनआरआईज के लिए, एनआरआईज के लिए प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस वो नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे से समझिएगा यहां पर प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस। तो परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वो परचेज नहीं कर सकते, प्लांटेशन या फार्म हाउस इस पे काम नहीं कर सकते, रियल एस्टेट एक्टिविटीज में डीलिंग नहीं कर सकते, कमर्शियल प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में डील नहीं कर सकते, पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, हालांकि जब वो रेजिडेंट थे तब ओपन किया गया हो तो उसको ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड गवर्नमेंट, ये मैंने आपको पहले बताया, गवर्नमेंट लिंक्ड स्कीम में निवेश नहीं कर सकते, और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है सिक्योरिटीज या शॉर्ट सेलिंग, इसमें भी निवेश नहीं कर सकते, बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा आपका सेशन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्या क्या फैसिलिटीज एनआरआई को इंडिया में दी जाती हैं, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब समझ लीजिएगा कुछ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, पेड बैचेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, pw.live पे क्लिक करिएगा, गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करिएगा, जैप कैप पे क्लिक करिएगा और आपको यहां पर हमारे सारे बैचेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगेन सीआईबी का महापैक
महापैक हमेशा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि एक पैक आप खरीद लेंगे, इन फ्यूचर हमारे जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे सब उसी का पार्ट होंगे, आप उसका पार्ट बन सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं और हमारा CIB का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, कैप फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तैयारी करवाते हैं आपको, जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, वहाँ सारे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में और कराए जाते हैं, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को समझ सके, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आप न्यूमेरिकल या आगे की कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिर्फ MCQ आपको दे दिया जाए प्रैक्टिस कराने के लिए, तो प्रैक्टिस तो तभी करोगे ना। MCQ किस काम के लिए आते हैं? प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस कब करोगे? जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो उसमें तुक्का लगाओगे और कुछ नहीं करोगे। तो ये बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आइए पेड क्लासेस में हम लोग मिलते हैं, तो हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।